अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल्स पॉडकास्ट सीरीज़। आज हम एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट करेंगे वेयर इट्स लेस अबाउट क्वेश्चंस एंड मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद आर इन हाउस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिमशा रफ़ीक। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी. She specializes in emotional well-being, mental health awareness and psychological safety. Thank you so much for joining us Thank you so today. much, Michelle. इतना अच्छा लगा, आज हम बड़ी मज़े की बातें करेंगे. Yeah. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि even in 2026 there is this stigma around therapy. Yeah. People are still uncomfortable and frightened, and why do you think that is? बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं जो फील कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि people are not afraid of the therapy. Actually, they are afraid of the stigmas that are actually attached with the word of therapy. उनको ये डर होता है कि अगर वो थेरेपी ऑप्ट करेंगे तो what the other people are going to say about that. People will label them as mad or crazy or weak. बिल्कुल. उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो लोगों को बताएंगे कि वो थेरेपी ऑप्ट कर रहे हैं या थेरेपी में सेशंस ले रहे हैं तो उनको डर होता है कि लोग जो है वो ये समझेंगे कि मैं पागल हूँ. बिल्कुल. और मेरी मेंटल हेल्थ वीक है और मुझे कोई ना कोई नफ्सियाती मसला हो गया और ये बंदा जो है कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं है और ये नॉर्मल लोगों की कैटेगरी से निकल चुका है, लिहाजा ये थेरेपी सेशंस भी ले रहा है. तो ये जो चीज़ है ये इतना डरा देती है कि लोग जो है वो रियल लाइफ में स्ट्रगल करना पसंद करते हैं रादर देन ऑप्टिंग फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट. अब जिस तरीके से आपको दिल का कोई प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है आप उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास जाएंगे, तो फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ क्या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना क्यों इतना टैबू बन गया है? मेरा ये सवाल है कि अगर आप अपने जिस्म के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, यू इमीडिएटली ऑप्टेड फॉर अ ट्रीटमेंट. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस लेते हैं, उसमें कोई हमें हेजिटेशन का डर नहीं होता. लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, जब बात आती है अपनी सोचों के ऊपर काम करने की, वी इमीडिएटली फील अ फियर ऑफ स्टिग्मा. बिल्कुल. और ये चीज़ हमें अपने मेंटल हेल्थ की सपोर्ट और ट्रीटमेंट लेने से फ़ौरन रोक देती है. आई थिंक ये बहुत बड़ा डायलेमा है जो हमारी सोसाइटी में लोग महसूस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपनी रियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और इस फियर को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो घर में बहुत टॉक्सिसिटी में जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और इस खौफ को ओवरकम ना करने की वजह से उनकी सफरिंग बढ़ रही है. बिल्कुल. A lot of people also think कि थेरेपी में आप किस तरह जाएं. फॉर एग्जांपल एसेंशियली तो यही होता है कि आप एक स्ट्रेंजर के पास जा रहे होते हैं और जितने भी आपके ट्रॉमास हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करना ओवरऑल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग मुश्किल होता है. तो थेरेपिस्ट्स जो हैं वो इसको किस तरह नेविगेट करते हैं कि वो मैन वेमेन के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, क्योंकि इवन इन पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं दैट women fear for their lives or men are embarrassed to admit कि this is a problem that they're facing. क्योंकि as we all know कि middle class, lower middle class, even elites की बात कर लें, there's a lot of shame and there's a lot of proper fear around losing their life. And मर्दों के लिए भी ये होता है कि जी आप मर्द नहीं हो. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो जो एक थेरेपिस्ट है, हाउ डू दे नेविगेट दिस, हाउ डू दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो सेफ हो, कंफर्टेबल इनफ कि बंदा जो है कैन ओपन अप. यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस प्लेस. एक्चुअली इट इज़ नॉट ईजी टू ओपन अप. ये बहुत मुश्किल होता है और इंसान को ये बहुत नाजुक स्टेज के ऊपर ला के खड़ा कर देता है, जहाँ पे आपने एक इंसान के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करना होता है विद द मोस्ट पेनफुल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ. और पेनफुल मेमोरीज हो सकती हैं, इवन कुछ गिल्ट्स हो सकते हैं जिनको वो एक्सप्रेस करने का सोच रहा हो, और वो किसी एक इंसान के सामने जो बिल्कुल एक अजनबी है, जिसको वो नहीं जानता है, उसके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. बट लेट मी टेल यू वन थिंग
कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डोंट आस्क यू टू ट्रस्ट अस इमीडिएटली। ओके, दैट कभी भी नहीं कहेगा। थेरेपिस्ट डोंट आस्क और बेग फॉर द ट्रस्ट। थेरेपिस्ट का काम क्या होता है कि वो क्लाइंट के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे और ऐसा माहौल और इतना नॉन जजमेंटल अनकंडीशनल उसे सपोर्ट प्रोवाइड करे जिससे वो इंसान खुद रेडी हो टू ओपन अप। ठीक है, और ये चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम थेरेपिस्ट अर्न करता है। Okay. और ये ट्रस्ट क्लाइंट का अर्न किया जाता है, और ये पहले सेशन में भी अर्न नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। और जो क्लाइंट होता है वो अपना टाइम और पेस लेकर ओपन अप होता है। क्लाइंट के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि वो पहले ही सेशन में आके अपनी पूरी कहानी आके खोल दे थेरेपिस्ट के सामने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी ऑफ एनी क्लाइंट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ थेरेपिस्ट। इसके बगैर तो ये प्रोफेशन काम कर ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। और जब हम किसी क्लाइंट को बिल्कुल नॉन जजमेंटल वे में सुनते हैं और उसकी हर एक इमोशंस और उसकी थॉट्स को हम वैलिडेट भी करते हैं, एक्टिवली लिसन भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको ये मैसेज जाता है कि ये बंदा वो है जो मेरी हर बात को एक्टिवली सुन रहा है और बहुत ही नॉन जजमेंटल वे में सुन रहा है। और हमारा काम उसकी स्टोरी के ऊपर जजमेंट पास करना तो हरगिज़ है ही नहीं ना। तो इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये हिम्मत पैदा होती है कि वो आके अपनी ज़िंदगी के मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स रिवील करना स्टार्ट होता है। फर्स्ट सेशन कभी भी आपका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स के बारे में नहीं होता है। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब क्लाइंट ये फील करे कि नाउ आई एम रेडी टू रिवील माई मोस्ट इनर पार्ट्स, देन वो खुद अपने विलिंगनेस से वो चीज़ रिवील करता है। और थेरेपिस्ट क्लाइंट की पेस की रिस्पेक्ट करता है। सो जो आपका पहला इंटरेक्शन होता है थेरेपी सेशन में, वो मोस्टली अबाउट फीलिंग सेफ, वेदर यू आर फीलिंग सेफ इन दैट एनवायरनमेंट और नॉट। ये इंश्योर करना होता है कि आर यू रेडी टू रिवील योर सेल्फ एंड इज द प्लेस सेफ फॉर यू। You're absolutely right. Stigma, safety, privacy, these are all things that people are worried about. Yeah. जब फाइनली कोई डिसाइड करता है कि जी मैं थेरेपी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो देर इज़ दिस प्री कंसीव्ड नोशन कि मैं थेरेपी पे जाऊँगी, मुझे एक मैनुअल मिल जाएगा कि जी ये चीज़ें मैं फॉलो करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, एंड फिर मेरी लाइफ कम्प्लीटली हील हो जाएगी। Whereas as somebody who's taken therapy, it is a completely different process. There is a lot of work that needs to go into it, and it's hard work. It's not easy at all. ये जिस तरह हमने अभी बात की थी कि people think that people who take therapy are weak. I would like to say or argue that it's actually quite the opposite. Yeah. So actually they are the stronger ones. एक therapy session में exactly होता क्या है? अगर हम इस misconceptions, all of these misconceptions को हम दूर करना चाहें, तो how would you describe कि थेरेपी सेशन में क्या होता है? इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। एक्चुअली में थेरेपी में क्या होता है कि आपने अपने आप को, अपनी थॉट्स, बिहेवियर और अपने इमोशंस को बहुत ही साइंटिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड वे में रिवील कराना होता है। और ये काम थेरेपिस्ट का होता है कि वो क्लाइंट्स के इमोशन को बहुत ही साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से बाहर लेके आएगा, ताकि उसके वो तमाम पैटर्न्स। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि पिछले इतने सालों से, जितनी भी आपकी एज हो चुकी है, आप कौन सी आदतें रिपीटेटिवली अपनी ज़िंदगी का आपने हिस्सा रखी नहीं है, और आपके रेपिटेटिव थॉट का स्टाइल क्या है। These are known as patterns. तो जो थॉट पैटर्न्स होते हैं और जो हैबिट्स के पैटर्न्स होते हैं, वो हमने डिस्कस करने होते हैं इन द थेरेपी सेशंस। और ये स्टार्ट हम लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। जब एक थेरेपिस्ट एक क्लाइंट से हिस्ट्री ले रहा होता है, तो ऑब्वियसली उसके तमाम चाइल्डहुड से लेकर उसके प्रेजेंट टाइम तक की हिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है, और इन डिटेल पूछी जाती है, ताकि थेरेपिस्ट को अंदाज़ा हो सके कि वो किन सर्कमस्टांसेस से गुजर कर इधर तक आया बैठा है, और उसके पास पैटर्न्स क्या हैं।
Okay. अब ये जो उनके पैटर्न्स होते हैं, ये एक्चुअली जब थॉट पैटर्न्स और हैबिट्स जब एक क्लाइंट के सामने आती हैं, तो हम उनमें से उनके इरेशनल थॉट पैटर्न्स और डिसफंक्शनल हैबिट्स उनके सामने रखते हैं, उनकी फॉल्टी थिंकिंग उनके सामने आती है, उनके कॉग्निटिव एरर्स उनके सामने आते हैं। और जब ये सारी चीज़ें उनके सामने आते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू रिप्लेस दोज फॉल्टी थिंकिंग और एरर्स और डिसफंक्शनल पैटर्न्स। Here the real work begins. Here is when people mostly leave therapy. Yes. Yeah. This is the stage where people mostly sneak out from the therapy sessions. Yeah. Because 100%. पहला सेशन होता है about the catharsis. Yeah. मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, this is the present issue जो कि मैं फेस कर रही हूँ, या फिर हिस्ट्री बताते हुए उसमें कंप्लीट आपको स्पेस देगा थेरेपिस्ट जहाँ पे आप अपना फुल एक्सप्रेशन दे रहे होंगे। बट आफ्टर दैट जब डाटा कलेक्ट हो गया और व्हेन वी गो इनटू द एनालिसिस एंड व्हेन वी गो अबाउट द हीलिंग ऑफ दोज पैटर्न्स, तो वहाँ पे आपको थेरेपिस्ट इनकरेज करेगा कि आप अपने वीक एरियाज को हील करें, ये वीक एरियाज का सामना करें। एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द यूंग पर्सपेक्टिव, this is the stage where you have to face your own shadow, which is the hardest thing to do. yes, Yeah, which is the hardest thing to do, and mostly people don't opt to face their shadows. Yeah. और ये वो स्टेज होती है जहाँ पे मेक और ब्रेक होता है। either the person will face the shadow, work on it, replace the negative patterns, replace the negative thinking और faulty thinking, अपने errors को कबूल करेगा। You know, acceptance is the first step of healing. When a person accepts that, yes, I might be wrong. Yeah. और हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी की जितनी भी सफरिंग है उसमें मेरा अमल दखल तो सबसे ज़्यादा था, मेरी अपनी ही फॉल्टी थिंकिंग थी जो मेरी सफरिंग का बाइस बन रही थी, या फिर मेरी ज़िंदगी का जो मेस है, I am the one who is responsible for that. I think that is one of the hardest pills to swallow. इसके बजाय अब आपकी पिल से इसके बजाय मोस्टली पीपल ऑप्ट टू टेक अ पिल रादर देन फेसिंग देयर ओन सेल्स। That is. ठीक है, तो ये इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस। It's not. True. It is one of the most, I think, process that takes real courage और bravery की ज़रूरत है आपको, अगर आप वाकई में अपने आप को revisit या heal करना चाहते हैं। तो therapy actually provides you an opportunity to restructure yourself and meet those painful parts of yourself in a very healthy manner. Do you think it's actually possible to successfully restructure yourself? Yes, it is. It is. Yes, it is. Actually, therapy आपको कोई नया इंसान नहीं बनाएगी, Of course, yeah. ठीक है, लेकिन आपके अपने ही पुराने पेन्स, आपकी अपनी पुरानी सफरिंग को आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से देखना शुरू हो जाएंगे। Makes sense. So words like trauma, Yeah. boundaries, gaslighting, narcissism, trauma bonding, ये सारे words जो है ना हम सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस देखते हैं। Yeah. आई थिंक कि ना लोगों ने एक प्री कंसीव्ड नोशन बना ली है थेरेपी के बारे में। तो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया का जो रोल है वो अवेयरनेस भी है, मगर डू यू थिंक कि देयर इज आल्सो मैस कंफ्यूजन ऑन व्हाट एक्चुअल थेरेपी लुक्स लाइक? Yes. अच्छा, firstly I will not disagree कि सोशल मीडिया जो है वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहा। It is creating a lot of awareness. इससे पहले अगर आप डेकेड देखें ना, तो लोगों को इन टर्म्स का पता ही नहीं था। और सोशल मीडिया की वजह से अच्छी बात ये हुई है कि पीपल गेट अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स और टर्म्स, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स, although in a vague manner. Yeah. But they are talking about that. अगर आप थोड़े से 10-20 साल पीछे चले जाएं ना, तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं हो रही थी। True. तो सोशल मीडिया को मैं यहाँ पे तो क्रेडिट दूंगी कि उसने एटलीस्ट
हमें इतनी स्पेस दे दी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स इन अ वेरी ओपन पब्लिक मैनर। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं देख रही हूँ कि हमारे जितने भी अब फिल्म एंड ड्रामाज आ रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि ये चीज़ें होती हैं और रिश्तों में कैसे रिवील होती हैं, टॉक्सिसिटी एंड ऑल दैट। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन 3 मिनट की रील आपको कंप्लीट साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं दे सकती है। बिल्कुल ट्रू। ये चीज़ यहाँ पे आके एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। अगर आप अवेयरनेस और टर्म्स की बात करें तो यस, सोशल मीडिया इज़ डूइंग ग्रेट वर्क, बट अगर आप बात करें ट्रू साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस की तो फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। लोगों का मसला ये है कि वो टर्म्स को सुन के अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं या लोगों के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और लेबल करना शुरू कर देते हैं कि तुम नार्सिसिस्टिक हो, तुम गैस लाइटिंग कर रहे हो, या तुम जो है वो मेरा कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हो, या यू आर ट्रिगरिंग मी एंड दिस इज माय बाउंड्री, यू डोंट हैव टू क्रॉस इट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, क्योंकि ये वेग हैं कॉन्सेप्ट्स और इनकी कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ जो है वो लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल। और उसके बावजूद जो है वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, तो ये चीज़ चल रही है। लोग वेग टर्म्स को जिंदगी में अप्लाई करके अपनी जिंदगी की डायरेक्शंस तय कर रहे हैं, यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और हार्मफुल हो सकता है इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल हो रही हैं, बिल्कुल हार्मफुल है, और मिस्टेकनली रिलेशनशिप्स में इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, और अगर आप थेरेपी के लिए नहीं जा रहे तो कम से कम इन टर्म्स की क्लैरिफिकेशन ही ले लें। उनसे ये पूछ लें कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं क्या, रीड अबाउट दोज टर्म्स कि ये एक्चुअली में इसकी इन डेप्थ कॉन्टेक्स्ट क्या है, रियल कॉन्टेक्स्ट जिसमें ये चीज़ जो है वो फुली अप्लाई होती। अब जब आप प्रॉपर डायग्नोसिस में आते हैं, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि जी मुझे फोबिया है। अब फोबिया को डायग्नोसिस जब आप करने जाते हैं तो उसका पूरा एक प्रोसीजर है, एटलीस्ट 2 महीने की हिस्ट्री तो मेरे पास होनी चाहिए, या उसके प्रीवियस पैटर्न्स कंप्लीट मैं उसके लूँगी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लूँगी, उसकी तमाम चाइल्डहुड से लेकर के कैसे ये पैटर्न डेवलप हुआ वो तमाम हिस्ट्री कवर करूँगी, उसके बाद जाके डायग्नोसिस फाइनल करूँगी। लेकिन ये सारी चीज़ें लिए बगैर कोई भी बंदा किसी और को या खुद को लेबल कर दे कि मुझे OCD है, मुझे फोबिया है, तो मुझे सोशल एंजाइटी है। हालांकि ये भी हो सकता है कि कोई इंट्रोवर्ट हो, लेकिन वो बता ये रहा होता है कि मुझे सोशल एंजाइटी है या मैं सोशली फोबिक हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा मेरे जो एक्सपीरियंस में आया वो सबसे ज़्यादा जो लोग इस टाइम जो टर्म बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करें वो है पैनिक डिसऑर्डर। और पैनिक डिसऑर्डर का एक कंप्लीट क्राइटेरिया जिसके बाद हम डायग्नोज करते हैं पैनिक डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई आप पब्लिक प्लेस के ऊपर एंशियस फील कर रहे हैं, या आपको हाइपर फील हो रहा है, या हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो पीपल इजीली लेबल देमसेल्फ एज मुझे पैनिक डिसऑर्डर है। और मैंने बहुत यंग बच्चों को कहते सुना है कि मैडम मुझे पैनिक डिसऑर्डर हो गया, विदाउट एनी प्रॉपर असेसमेंट एट ऑल। तो सेल्फ असेसमेंट की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि AI जो है वो ऐसे फैल गया है और सब लोगों का बेस्ट फ्रेंड जो है वो चैट GPT। तो बहुत सारे लोग जो अपनी रिसर्च करते हैं अबाउट ऑल ऑफ दीज टर्म्स, आई थिंक वो चैट GPT यूज करते हैं। तो हाउ डेंजरस और हार्मफुल इज सेल्फ डायग्नोसिस थ्रू AI? AI can't replace the therapist. बिल्कुल, ठीक है, 100%. They can't replace the human connection we feel in the therapy session. तो ये तो कंफर्म बात है। बाकी AI कोई बुरी चीज़ नहीं है, आई वुड से कि वो आपको इंफॉर्मेशन ज़रूर दे देगी अबाउट द डिसऑर्डर और कंडीशन यू आर फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग, लेकिन अच्छा आपको पैटर्न्स भी बताएगी। पैटर्न्स भी आपको आइडेंटिफाई कर देगी और बड़ी डिटेल मैनर में करेगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द हीलिंग पार्ट उसमें नहीं हेल्प, वो नहीं कर सकता।
उसमें आके जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि व्हेन द शेडो वर्क स्टार्ट्स, व्हेन द पैटर्न्स रिप्लेसमेंट स्टार्ट्स, वो आपको वहाँ पे आके चैट जीपीटी हेल्प नहीं कर सकती. वहाँ वी नीड अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट वेयर वी कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम और हर, जो भी थेरेपिस्ट है आपका. देखिए थेरेपी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट. एक्चुअली में तो ये रिलेशनशिप ही होता है जिसमें हम हील करते हैं दो लोगों का. और ये इतना एथिकल, इतना प्योर और इतना हीलिंग ओरिएंटेड रिलेशनशिप है कि अगर एक थेरेपिस्ट जो है वो अपना 100% बेस्ट दे दे इस रिलेशनशिप में, तो यू कांट बिलीव कि हाउ अ पर्सन कैन चेंज himself in a very good manner. It works like magic. और लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ये बहुत ही एथिकल वे में प्रैक्टिस किया जाए. सो हमारे कल्चर के अंदर इस्लाम और रिलीजन प्लेज अ रियली बिग रोल, जिसके अंदर सब्र करने को कहते हैं जब कोई मेंटल हेल्थ इशू आता है, या अल्लाह बेहतर कर देगा, which is all true. I'm not saying that it's not true, but sometimes people feel that they have to pick between the two, कि mental health या फिर religion. And question I guess फिर मेरा ये होगा कि can faith and therapy can they coincide, and why do people mistake it as two different things? I think this is the biggest misconception in Pakistan और साउथ एशियन कंट्रीज के. फेथ जो है वो हमें इंटरफेयर करता है थेरेपी को, या नो, दे आर टू डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन्स. ठीक है, फेथ एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है और थेरेपी एक बिल्कुल अलग डोमेन है. हमारे रिलीजन ने या किसी भी रिलीजन ने इलाज करवाने से कहीं मना नहीं किया. और मैं फिर रिपीट करूंगी कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं. बिल्कुल. तो मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम सपोर्ट सीख करने जा रहे हैं किसी से, तो वहाँ पे फेथ क्यों इंटरवीन कर रहा है? हमारे अगर सोचों में कोई बीमारी आ गई है या वो पैटर्न इतना सिवियर हो गया है कि वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है और उससे ज़िंदगी की सफरिंग बढ़ रही है, तो मेरा सवाल ये है कि आपका फेथ आपको इलाज कराने से क्यों रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोकता. तो अगर कोई फेथ आपको इलाज करवाने से रोक रहा है, तो या तो आपके फेथ को समझने में गलती है या फिर वो बिलीव ही गलत है. बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दी आपने. हकीकत है, ट्रू, कि आपको कभी भी आपका कोई भी फेथ, चाहे आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, इलाज कराने से मना नहीं करेगा. ट्रू, हीलिंग वो आपको कभी भी हील करने से मना नहीं करेगा. और हमारा इस्लाम, आप हमारे रिलीजन की बात करें, हमारे रिलीजन में तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हीलिंग को ना इनकरेज किया जाए. बिल्कुल. बल्कि हमारे रिलीजन में क्लियरली इवन कुरान मजीद में लिखा हुआ है वसवसों के बारे में, नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, कि इनमें मत आओ. और क्लियरली मैं आपको कई रेफरेंसेस दे सकती हूँ जिस पे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थिंकिंग में रिप्लेस करने के लिए कहा गया है. और थेरेपी भी आपको थेरेपी एग्जैक्टली यही चीज है. बिल्कुल. तो एक्चुअली में चेंज कर देता है. हमारा रिलीजन थेरेपी को सपोर्ट करता है rather than contradict. बिल्कुल. इसी चीज़ पे एक्सपैंड कर लेते हैं कि जनरली ओवरऑल हम लोग फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं. किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए, किसी को कोई बर्थिंग की कोई हॉरर स्टोरी हो, दे डिडंट गो थ्रू अ गुड बर्थिंग प्रोसेस, किसी की टांग टूट जाए, सिंपल एज दैट एज वेल. फिज़िकल हेल्थ पे इतना कंसंट्रेशन होता है फॉर द पेशेंट एज वेल एज द अटेंडेंट, मगर इमोशनल पे कोई ध्यान नहीं है. There is no, I don't think there is any facility that I have seen, a hospital or anywhere, जहाँ इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए कि what is a person who is taking chemotherapy, how is their mental health, या फिर जो उनके attendants होते हैं या family members होते हैं, what are they going through, are they okay, are they well enough to take care of that patient. तो ये क्यों होता है? ये बहुत
बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है, और इसकी हमारे एरिया, हमारे जो सोसाइटी है इसमें बहुत बड़ा गैप है। और मैं आपको बताऊं कि द पीपल हु आर गोइंग थ्रू टर्मिनल इलनेस, कीमोथेरेपी हो गया या डायलिसिस हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट्स के इश्यूज हो गए, ये वो एरियाज हैं जिसमें फैमिली बहुत सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा करती है फैमिली सफ़र। और इवन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिमेंशिया, बिल्कुल, वेरी हार्ड टू सफ़र। जो साथ में होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ किसी बहुत बड़ी मुसीबत और इम्तिहान से कम नहीं है। और जो कीमो और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे होते हैं, उनकी फैमिली इक्वली मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजर रही होती है। और ये वो एरिया है जिस पे मैं हमेशा सोचती हूँ कि काम होना चाहिए, और मेरा इरादा भी है कि मैं इस पे काम करूँ। अवेयरनेस तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना, कि ये जो लवाहिकीन हैं साथ में, जो रिश्तेदार हैं, बीवी है, आपको पता है कि एक वाइफ, जस्ट इमेजिन कि डायलिसिस का पेशेंट है और उसकी वाइफ पे क्या गुजरती होगी। True. It's not easy to watch someone you love go through something. एक फीमेल है ब्रेस्ट कैंसर के साथ, उसका मियाँ, उसका शौहर, उस पे क्या गुजरती होगी। True. द एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ और हाउस होल्ड, जहाँ पे उसके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उसके वो खुद, ये तो कभी आप उसके साथ बैठो तो फिर पता लगता है कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा है, और हर लम्हा उसके ऊपर कितना भारी है। और हमारे माशरे की जो बहुत ही संग दिल बात है वो ये है कि इस चीज़ को वो कभी नहीं बॉदर करते at all. It's not something I've seen people even talk about. Yes, they don't even talk about that कि ये जो साथ में केयर गिवर बैठे हैं, इनके अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने ज़्यादा होंगे, कि वो बर्नआउट तो नहीं हो गए उन पे। Yes. And I've seen a lot of people personally as well, when you become a caretaker, it's not about you. I completely understand that. But a part of it needs to be about you so that you can continue giving that care for the patient. और फिर अगर हम पेशेंट की बात कर लें, बहुत सारे बॉडीली चेंजेस भी होते हैं that they breast cancer के अंदर, when women have to go through a transformation, it is very hard on them. बिल्कुल है। Even after birth, something that is considered natural, of course it's not something that individual is used to. तो वो बॉडीली और मेंटली क्या वो लोग, ये वो टाइम है जब सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ की ज़रूरत होती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की। और लोगों को एक दूसरे को ना सपोर्ट करना नहीं आता है। और इवन ये वो लम्हात होते हैं जो ज़िंदगी के बहुत कीमती लम्हात होते हैं, क्योंकि इस टाइम की मेमोरीज फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ वो रहती हैं, वो नहीं भूलती हैं कभी भी। और वो फिक्रे या किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस बहुत सारे रिश्तों को मेक ब्रेक कर रही होती है। People are actually revising in their minds कि कौन था मेरे उस टाइम पे। तो ये कोई आसान मोमेंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग मिस हैंडल कर जाते हैं। जैसे बहुत कॉमन है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ हस्बैंड्स नहीं होते। Yep, that is a thing, 100%. और वाइफ बीइंग फीमेल ये बात मरते दम तक नहीं भूलती। Whether she mentions it or not. आप कभी किसी फीमेल से पूछें जिसका हस्बैंड नहीं है, वो कभी भी ये नहीं भूलेगी कि मेरा हस्बैंड था या नहीं था। True. और अगर वो प्रेजेंट रहा होगा तो वो सारी जिंदगी उस चीज को अप्रिशिएट करेगी, लेकिन अगर वो एब्सेंट था तो कभी नहीं भूलेगी वो। she will not be able to forget that. Yeah, it's a proper process, traumatic or not traumatic. वो जिंदगी और मौत का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में केयर गिवर्स का मौजूद होना ज़रूरी होता है। फिर जो एक और स्पेस में देखती हूँ वो ये कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड फीलिंग्स एंड पेन, हैप्पीनेस। दे डोंट हैव द वर्ड्स, प्रॉपर वोकेबलरी नहीं है अपने इमोशंस के एक्सप्रेशन की। दिल में गुजर रही है, सबको पता होता है, तकलीफ है, लेकिन द पर्सन इन दैट डिफिकल्ट मोमेंट जो एक ज़िंदगी में मौत और ज़िंदगी के फेज से गुजर रहा होता है, वो उसको चाहिए होता है कि कोई बोले, मुझे आके बताए, कि कोई आके खुल के मुझे बताए कि वो मैं कितना प्यार करता है कोई किसी से, या मैं अपने माँ बाप के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ।
lack of communication is very much और there. मैंने ये देखा है कि इन रियल लाइफ लोग डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं इन मोमेंट्स पे, क्योंकि वो इमोशनली इतने ओवरवेलम हो चुके होते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम जो है ना वो शट डाउन या अवॉइडेंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते उस पेन को, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बताएंगे तो वीक नजर आएंगे। That's why they choose to stay silent साइड पे, हाँ साइड पे होना पसंद करते हैं, या फिर छुप छुप के रोना पसंद करते हैं। They use every excuse in the book कि मैं गलत बात नहीं करा चाह रहा था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, as opposed to maybe the opposite would have been better. और even sometimes आपके kind words या आपका open expression healing के लिए बहुत कारआमद साबित होता है। If only more people knew. Yeah. Let's say कि कोई किसी ने हिम्मत कर ली, वो थेरेपी में चला गया, स्टिग्मा बीट कर लिया, शैडोज फेस कर लिए and everything. And I'm not saying कि once you go through the process of therapy that you're healed and like nothing will phase you ever again. But बहुत times, and I'm guilty of this as well, ये होता है कि आप जो है ना फिर expect करते हो कि other people change as well around you. Even though ये एक बहुत बड़ा misconception है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए, even though I thought that, but they've not gone through the process. Then you start pestering or encouraging other people to go to therapy as well. So my question would be कि जो healing होती है या change होता है, would it be you yourself changing? Or would it be that encouragement of wanting other people to change? Just some people start therapy session expecting the same thing that you are talking about. बहुत सारे लोग जो है वो जब सेशन में आते हैं तो कहते हैं कि मैडम आप ना मेरे हस्बैंड की थिंकिंग चेंज कर दें। मैं थेरेपी में आ रही हूँ पर मेरी हस्बैंड की थिंकिंग चेंज। उनको जरूरत है थेरेपी। अच्छा, मुझे जरूरत नहीं है। ओके, मैं आई हूँ ऑन हिज बिहाफ। हाउ डज दैट वर्क? कि वो यही चाह रही होती हैं या हस्बैंड नहीं मन चाह रहे होते हैं कि वाइफ की थेरेपी होनी चाहिए। ओके, दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट नीड थेरेपी। ओके, माय वाइफ नीड्स थेरेपी और माय हस्बैंड नीड्स थेरेपी। ओके, ही नीड्स टू चेंज एंड आई डोंट। ओके, इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो थेरेपी को अप्रोच करने आते हैं। ओके, ठीक है, विच इज कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। या 100%। ठीक, अब थेरेपी जो है वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन देती है जहाँ पे अगेन मेक और ब्रेक पॉइंट आता है। या तो पीपल चूज करते हैं विद द थेरेपी और छोड़ देते हैं। ओके, और वो ये है कि वी कांट चेंज अदर्स बिहेवियर एट ऑल। वी कांट चेंज देयर थिंकिंग स्टाइल, देयर ओपिनियंस। वी ओनली हैव अ कंट्रोल टू चेंज आवर ओन सेल्फ। 100%। दैट्स इट। और थेरेपी का आगाज इसी चीज से होता है कि वी विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू चेंज देयर बिहेवियर, या फिर वो ये एक्सपेक्टेशन के जी ट्रीटमेंट में मैं जाऊं चेंज वो हो जाएं। that is wrong. Possible? Yeah, it's not possible. और दुनिया के हालात और सर्कमस्टांसेस तो ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में है नहीं। True. इसी तरीके से लोगों के जो चॉइसेस हैं, लोगों की जो सोचें हैं, लोगों की जो ओपिनियंस हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह हमारे कंट्रोल में है क्या? हम खुद, हमारा अपना आप, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना बिहेवियर और हमारे अपने इमोशंस, ये हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम रेगुलेट करना सीख सकते हैं। और जो ये बात कर रहे होते हैं ना कि उनको चेंज कर दें, एक्चुअली में वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर लें। तो जो उनके बिहेवियर की वजह से आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यस, ट्रू। तो जब आप अपनी डिस्टर्बेंस या अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर देते हैं। दिस इज हाउ थेरेपी वर्क्स। Yeah, and I think most people think the opposite. Yeah. Where they're like, you have triggered me, don't talk to me. अब आपने कहा कि you triggered me. Yeah, you triggered me. Yes. Right? So अब यहाँ पे important realization in therapy ये होगा, I got triggered. Yeah. By that behavior. Yeah. So I will raise a question, why I'm getting triggered. Yeah. क्या ऐसी चीज है जो मेरे अंदर ट्रिगर हो गई है? I need to work on that. Work on that. So we need to keep our buttons in control.
रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और को क्यों किसी और के हाथ में नहीं होना क्यों चाहिए। पावर दें। Yeah. बिल्कुल। सो आई थिंक अब मेरे फेवरेट क्वेश्चन पे आते हैं, अबाउट द ट्रेंडिंग वर्ड्स सेटिंग बाउंड्रीज और फ्रेज सेटिंग बाउंड्रीज। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टैंड दैट कि सेटिंग बाउंड्री क्या होती है। Yeah. तो आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं what is a boundary supposed to do and who is it actually for? What is a healthy boundary? या एक्चुअली आपने ये बिल्कुल सही बात की कि a lot of people are talking about this on social media about the word boundary. And it is the most misunderstood word also. अच्छा, boundaries are not the walls, I would say. ये कोई दीवार नहीं होती जो हम relationships में draw करते हैं. Boundary is like having a door with lock. कि एक ऐसा दरवाज़ा बना देते हैं जिसमें हम लोगों की एक्सेस रखते हैं, लेकिन विद अ चेक एंड कंट्रोल, कि एक पर्सन खुद डिसाइड करता है कि मैंने कौन सी चीज़ या कौन सा शख्स जो है वो अलाउ करना है, हु कैन क्रॉस दिस और नॉट, ये आप डिसाइड करेंगे, ये आपकी मर्जी होगी, विलिंगनेस होगी। और बाउंड्री इज़ नॉट अबाउट हैविंग कंट्रोल. Boundary is clearly simply announcing what you are comfortable with and what you are not comfortable with. Simple. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. Mostly लोग confuse कहाँ हो रहे हैं कि वो boundary को control समझ बैठे हैं. वो ये समझते हैं कि they can control the people's access through boundaries. थ्रू अनाउंसिंग बाउंड्रीज. और मैंने ये देखा है कि लोग नॉर्मली बाउंड्री को जब अनाउंस करते हैं तो वो इस तरह अनाउंस कर रहे होते हैं एज इफ दे आर इशूइंग सम गवर्नमेंट ऑर्डर. ट्रू, वेरी. और नोटिफिकेशन कि आज से ये अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, दिस इज माय बाउंड्री, यू कांट क्रॉस इट. ट्रू. सो ये जो जब चीज़ अनाउंस हो रही होती है तो इसके पीछे क्या हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली कंट्रोल द पीपल्स और अदर. लेकिन बाउंड्री असल में है नहीं ये चीज़. आपने रिस्पेक्टफुली ये बताना होता है कि दिस इज नॉट द वे आई एम कंफर्टेबल विथ, एंड दिस इज हाउ आई एम कंफर्टेबल. So for example, if you are having a conversation with someone और वहाँ पे बात करते करते एक बंदा जो है वो रिस्पेक्ट से थोड़ा सा हट के बात करना शुरू हो गया है, या उसका टेम्पर जो है वो थोड़ा लूज होना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे आप क्लियरली अनाउंस कर सकते हैं कि लुक, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टाइल, यू कैन टेक योर टाइम एंड कम बैक whenever you feel fine. So this is the boundary. You don't have to say the word boundary. ये मेरी boundary है, इसको मत क्रॉस करो. I think बल्कि आपने उसे ये कहा कि this is not the way of talking with someone. ठीक है. So if you are feeling not well, you can go outside, take your time, and you can come back. We can resume our meeting. मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि a lot of times when people use this statement कि this is my boundary, don't cross it, वो कभी कभी जिस बंदे को वो कह रहे होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत वेग हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं करता कि मैंने क्या गलत किया. Was it the tone? Was it the word that I used? Was it the topic? तो I feel like it is also very important कि बाउंड्री का लफ्ज यूज किए बगैर, एंड यू कैन डिसएग्री विद मी, बट माय ओपिनियन इज कि बाउंड्री का वर्ड यूज करके बाउंड्री नहीं रखी जाती. आप एक्सप्लेन करते हैं एग्जैक्टली कि क्या बुरा लगा था, दिस इज अ टॉपिक आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, maybe have this discussion with somebody else. ये जो एग्जांपल आपने कोट की है, इसमें the person is trying to maintain a boundary from a perspective of punishment. ठीक है. और punishment is not a boundary. बाउंड्री जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो रिस्पेक्ट के पैरामीटर पे बिल्ड होगी रिलेशनशिप में. और जब कोई पर्सन रिस्पेक्ट की इंटेंशन से बाउंड्री ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो सामने वाले को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है. और वो ये अलाउ नहीं कर रहा होता कि चीज़ें जो है वो मैसअप हों रिलेशनशिप में. इसलिए दोनों एंड्स पे काम कर रहा होता है बाउंड्री को अनाउंस करके. और बाउंड्री को अनाउंस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बाउंड्री के वर्ड से अनाउंस नहीं किया जा सकता, या ना ही किया जाए तो बेहतर है. उसको आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके अनाउंस करें कि आप अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को नेम दें.
और उसको बताएं कि आई एम फीलिंग दिस राइट नाउ, या आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड, कैन यू मेक इट क्लियर? Clarity is also, I think, something that helps. Yes. अब आप अगर अपनी ट्रू स्टेट ऑफ फीलिंग या माइंड आप अपने सामने वाले को कन्वे करते हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर ड्रॉइंग समथिंग in the relationship, and you are not letting vague communication. True. So it is a boundary also. So यहाँ पे मैं फिर कहूँगी कि सोशल मीडिया टर्म्स की अवेयरनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम इसको इन डेप्थ कॉन्टेक्स्ट में समझ लें, क्योंकि आई थिंक प्रैक्टिकलिटी ऑफ नन ऑफ द वर्ड्स सोशल मीडिया सिखाता है आपको, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बहुत नेगेटिव है, बट इट्स एन एक्चुअल प्रॉब्लम. Like, I get it, of course, people have suffered from narcissistic personalities, and I completely understand that, but that is also something that has hope to be healed. You know, I think narcissism, it's another topic, and it's a very huge topic. और इसमें मैं समझती हूँ कि अगर कोई इंसान सेल्फिश है तो it doesn't mean he or she is narcissistic. It's a complete personality disorder, and personality disorder की proper assessment होती है, और उसके complete parameters हैं. We can't label someone as narcissistic personality without proper assessment. और यहाँ पे थोड़ा सा किसी को लगता है कि कोई खुद पसंदी की तरफ जा रहा है तो वो narcissistic हो जाता है. बिल्कुल. It's again lack of awareness and knowledge. This was a really fun podcast. So अगर आखिरी चीज़ मैं कहूँ कि if somebody is still a little double-minded about booking an appointment or something, and if you wanted to give them some sort of encouragement, so what is one message you would say? I would say that therapy is an excellent opportunity to get awareness about your own self, to revisit yourself, and it is also a great opportunity to transformation. Again, self awareness से भरपूर जर्नी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट सेशन में you don't need to actually reveal the most sensitive parts. You are not first session is not about revealing or catharsis. No, जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना होता है कि the person you are having a conversation with, is it safe? Is this place safe? Is this person safe? Am I comfortable with him or her? क्या मैं जब इसको अपनी ज़ात के अंदरून जज्बात और वाक़यात बताऊं तो क्या मैं इसके साथ बेटर फील करूंगा या करूंगी? क्या ये जगह इतनी सेफ है कि मैं अपनी ज़िंदगी के वो दुख दर्द जो मैं लेके इस टाइम सफ़र कर रही हूँ वो मुनासिब होगा? सो फर्स्ट सेशन इज़ अबाउट टेस्ट. आप आएँ, बात करें, बैठें, एक्सपीरियंस करें, उस स्पेस को फील करें. If you are comfortable in that space, then I think you should give a chance. And I don't think that there's anything wrong with trying multiple therapists. Yes, you can go. Even आप हर थेरेपिस्ट की पर्सनालिटी हर क्लाइंट के साथ भी मैच नहीं होती 100%. तो आपको कहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा या थेरेपिस्ट कहाँ कंफर्टेबल है क्लाइंट के साथ, ये भी मैटर करता है थेरेपी में. सो अगर दोनों कंफर्टेबल हैं और दोनों ये महसूस कर रहे हैं कि दे कैन वर्क विद ईच अदर इन अ गुड मैनर, इन अ very professional, ethical manner, then I think it's a best fit. Thank you so much, Dr. Rimsha. If anybody is looking to book their therapy session, she sits in Salim Memorial Hospital. Visit our website and book your therapy session today. Thank you so much. Thank you so much. Most welcome.